खबरों की शुरुआत राजस्थान की सियासी लड़ाई के साथ करेंगे मीनाक्षी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है लड़ाई और राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी की अर्जी पर इस वक्त सुनवाई की जा रही है। स्पीकर की तरफ से कपिल सिब्बल पक्ष रख रहे हैं। कपिल सिब्बल ने दलील दी कि हाईकोर्ट स्पीकर को आदेश नहीं दे सकता, यह हाईकोर्ट के दायरे में नहीं आता। आपको बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने 24 जुलाई तक के लिए ये कहा था कि स्पीकर कोई फैसला ना ले और फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट का फैसला 24 जुलाई को आना है और तब तक स्टेटस को बनाए रखने की बात हुई थी, लेकिन इसी से नाराज होकर सीपी जोशी ने रुख किया सुप्रीम कोर्ट का। और कपिल सिब्बल का भी ये कहना है कि स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में हाईकोर्ट दखल नहीं दे सकता। तो अपने आप में एक तरह का ये संवैधानिक संकट, लेकिन अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है ये देखना होगा। लेकिन अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। संजय शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, प्रोसीडिंग इस वक्त चल रही है, ये माने कि आज कुछ फैसला निकलकर सामने आ सकता है या फिर आगे भी सुनवाई और जिरह जारी रहेगी, क्योंकि काफी पेचीदा ये मामला है। जी हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से अभी सुनवाई शुरू हुई है, कपिल सिब्बल अभी स्पीकर का पक्ष रख रहे हैं। इसके अलावा बाकी जैसे कैविएट लगी हुई है, कैविएट की तरफ से सुनवाई होगी। इसके अलावा पृथ्वीराज मीणा की तरफ से भी एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया केंद्र सरकार को इसमें पार्टी बनाया जाए, क्योंकि उसका भी कहीं ना कहीं रोल है। इन तमाम चीजों को देखते हुए ये लगता है कि इतना आसान तो नहीं है, जिसको राजस्थानी में कहते हैं इतना फोसरा नहीं है ये मामला, इतना खस्ता नहीं है। यानी मामला सख्त है, पेचीदा है। ऐसे में सारे पक्षों को सुनने के बाद जजमेंट रिजर्व होता है या फिर कोर्ट सीधा सीधा नोटिस जारी करने के आसार कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें सारे लोग कैविएट लगा रखे हैं। इसका मतलब वो पूरी तरह से अवेयर हैं कि कोर्ट में क्या होने वाला और किसने कौन सी अर्जी दाखिल की है। तो ऐसे में लग रहा है कि जैसे अभी सुनवाई शुरू हो चुकी है, तो अब जी आपके पास लौटे संजय, हमें जयपुर में हलचल दिखाई दे रही है। शरद, हम देख रहे हैं कि आपकी फ्रेम में हमें दिखाई दे रहा है कि वहां पर काफी एक्शन दिख रहा है, क्या हो रहा है वहां पर, बताएं। देखिए सचिन, पायलट का राज अब खत्म हो गया है। आज पहली बार जो गोविंद सिंह डोटासरा है वो अपना कार्यभार संभालने के लिए आए हैं और हमें दिखाना चाहेंगे आपको। कैमरामैन से कहेंगे देखिए किस तरह से कितनी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाई गई है और इस तरह से यहाँ पे व्यवस्था किया गया है ताकि कोई किसी तरह का कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हो। और बड़ी सादगी में डोटासरा आए हैं यहाँ पर कार्यभार संभालने के लिए। कुल मिलाकर ये एक सत्ता का परिवर्तन है। इस तरह से यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जब न्यायालय में मामले भले ही चल रहे हों, लेकिन अब ये तय कर लिया है सरकार ने कि विधानसभा का शरद, ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना कोई अनहोनी हो सकती है, क्योंकि पुलिस का इंतजाम काफी सख्त दिख रहा है, पर ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसी आशंका क्यों है? देखिए, गुर्जर नेताओं को लेकर एक डर है यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता हैं उनमें, इस वजह से इस तरह की बात है। एक मिनट सर हो रहा है, इस वजह से ये डर लग रहा है। हमारे राजस्थान में सभी वर्गों के नेता रहे हैं सर, एक मिनट। उनका अनुशासन, उनकी ईमानदारी, उन्होंने जो सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम किए पूरे राजस्थान में, ऐसे महान नेता जो पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम है, उनको जयंती के ऊपर मैं पुष्पांजलि अर्पित करने आया हूं। ईश्वर उनकी जो जीवन से जो प्रेरणा हम लोगों को मिले, जो उन्होंने अमिट छाप अपने जीवन में राजनीति के माध्यम से ईमानदारी की और सब वर्गों को साथ लेने की छोड़ी है, वो कायम रहे। सर, आप अभी विधानसभा के बारे में कहा जा रहा है, विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है क्या सोमवार को? बिल्कुल, क्यों नहीं बुलाया जा सकता। वो कैबिनेट ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत कर दिया। मुख्यमंत्री जी के ऊपर है कि वो शीघ्र ही महामहिम को दे करके और फ्लोर टेस्ट के लिए हो चाहे विधानसभा सत्र के लिए हो, जो जिस रूप में भी विधानसभा में बुलाना चाहते हैं, हम सब जाने के लिए तैयार हैं और पूर्ण बहुमत हमारे पास में है। लोकतंत्र जीतेगा और षड्यंत्र हारेगा। सर, आप विधानसभा एसओजी एटीएस ये सारे एक तरह से इनके तो नवरत्न है भाई, ये नवरत्न हैं, नवरत्न हैं। हमारे जो पेट्रोल की कंपनियां, कोल इंडिया, ये नवरत्न हुआ करते थे। इनके ईडी, सीबीआई और इस तरह के नवरत्न हैं जिनके माध्यम से ये लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं। चलिए शरद, आपके पास लौटेंगे, एक बार सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है और संजय शर्मा वहां से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। संजय, क्या कपिल सिब्बल की तरफ से और दलीलें जो है कोर्ट में जजेस के सामने रखी गई हैं, आप तक क्या खबरें पहुंच रही हैं?
वही दलीलें पहुंच रही हैं या वही दलीलें रखी जा रही हैं जो हाई कोर्ट में ऑलरेडी रखी जा चुकी हैं, जिसमें यह बताया गया कि सदन के अंदर क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, यह तय करना स्पीकर का विशेषाधिकार होता है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ पहले ही हॉलन जजमेंट में ये सब बता चुकी है। तो ऐसे में अब ये हाई कोर्ट कैसे गाइड कर सकता है स्पीकर को कि सदन में उन्हें कब कार्रवाई करनी है, कब नहीं करनी है। तो इन सारी चीजों को लेकर यहाँ दलील रखी जा रही है और बाकी विधायकों की तरफ से भी अब इसके बाद आगे दलील रखी जाएगी। पहले संजय, आपकी भी कानून के जानकारों से जरूर बात हुई होगी। अमूमन ऐसे मामलों में क्या होता है? जिस तरह की शिकायत कपिल सिब्बल कर रहे हैं कि हाईकोर्ट दखल नहीं दे सकता स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में, अमूमन क्या होता है इस तरह के केसेस में? सुप्रीम कोर्ट के अगर पुराने ऑर्डर देखे जाएं, जजमेंट देखे जाएं, उसमें तो सदन के अंदर की कार्रवाई को लेकर सदन के अंदर क्या किया जाए, कब किया जाए, कैसे किया जाए, ये पूरा अध्यक्ष का विशेषाधिकार होता है। लेकिन यहाँ जो घालमेल हुआ है, सदन के बाहर किसी पार्टी की ACLP हुई और उसमें जो लोग अनुपस्थित रहे, उसके लिए सदन का स्पीकर अगर नोटिस जारी करता है तो आपत्ति उसी पर है कि सदन में फ्लोर टेस्ट के दौरान अगर वो अनुपस्थित हो या सदन की कार्रवाई के दौरान अनुपस्थित हो तो अध्यक्ष का अधिकार बनता है। तो एक ऐसी स्थिति है जिसमें शायद लगता है कि पहली बार ऐसी सिचुएशन आई है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था देनी होगी। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए पश्चिम बंगाल में इस महीने 3 दिन का लॉकडाउन रखा गया है। आज उसका पहला दिन है। हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोहीवाल बता रही हैं कोलकाता में इस वक्त का हाल। कोरोना मामलों को छिपाने और मौत के आंकड़ों पर पर्दा डालने के आरोप झेल रही ममता सरकार भी आखिरकार उसी स्थिति में पहुंचती दिख रही हैं जो देश के बाकी राज्यों में है। संक्रमण का कोई पैटर्न तय नहीं होने का डर बंगाल को फिर से लॉकडाउन की ओर ले जा रहा है। ममता सरकार ने मान भी लिया है कि राज्य में कम्युनिटी संक्रमण के हालात हैं। चेन ब्रेक करे जावार एफर्ट एटा आरो इंटेंसिफाई करे प्रयोजन मतो काजेर गतिते विभिन्न समय मीटिंग करे सप्ताहे 2-1 दिन करे एटाके साडेन ब्रेक दिले लकडाउनेर मतो 1-2 दिन करे सप्ताहे कमप्लीट अन्यान्य कर्मावली बंध करले तार एकटा भालो इफेक्ट पाबे। कम्युनिटी स्प्रेड की चेन तोड़ने के लिए ममता सरकार हर हफ्ते 2 दिन के लॉकडाउन पर विचार कर रही है। फौरी तौर पर आज यानी 23 जुलाई और 25 जुलाई यानी शनिवार को लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन 23 और 25 जुलाई के बीच 24 जुलाई को पाबंदी नहीं रहेगी। 24 जुलाई को शुक्रवार है और इसी को लेकर बंगाल की सियासत गर्म हो गई है। आरोप लग रहे हैं कि ममता सरकार ने लॉकडाउन की तारीखें मुस्लिमों को रिझाने के हिसाब से तय की हैं। लेकिन ममता सरकार बीजेपी नेताओं की दिमागी हालत पर ही सवाल उठा रही हैं। शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती है इसलिए लॉकडाउन नहीं होगा। 1 तारीख को बकरीद है इसलिए उस दिन लॉकडाउन नहीं होगा। तो ममता बनर्जी के कोरोना वायरस जो बंगाल में फैले हुए हैं, जो जिनका नेतृत्व शायद लगता है कि वही कर रही हैं, कि वो शुक्रवार को और बकरीद के दिन वो कोरोना वायरस किसी को इफेक्ट नहीं करेगा, वो किसी के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, ऐसा लगता है। क्यों ममता दीदी आप बंगाल की जनता के साथ इस तरह से जीवन के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? बीजेपी का जो असल में दिमाग काम नहीं कर रहा है। दिलीप घोष जो है वो गौमूत्र गोबर लेकर जो सोच रहे हैं, उनका दिमाग में गोबर भर गया है, इसीलिए इन लोग इसे बक रहे हैं। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां भी कोरोना से निपटने की ममता की रणनीति से सहमत नहीं हैं। ये सच है कि कभी घटते और कभी बढ़ते संक्रमण के आंकड़े तमाम राज्य सरकारों को हैरत में डाल रहे हैं। लेकिन इससे निपटने के लिए ममता बनर्जी के फैसले भी उतने ही हैरत अंगेज हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार का हर फैसला एक राजनीतिक नजरिए से देखा जाता है। ऐसे में जब शुक्रवार को लॉकडाउन में शामिल नहीं किया गया तो वो इससे अलग कैसे रहता? भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, भले ही सबने इसका विरोध जरूर किया हो, पर सवाल ये भी खड़े होते हैं कि राज्य सरकार के इस फैसले के पीछे मंशा क्या थी? क्या सिर्फ लॉकडाउन था या फिर एक बार राजनीति की बयार? कैमरा पर्सन प्रबीर विश्वास और तपन नस्कर के साथ मनोज्ञा लोहीवाल, कोलकाता, आज तक। असम और बिहार में बाढ़ की विभीषिका सीमाएं तोड़ने पर आमादा है। बिहार के कोसी में तो असम में ब्रह्मपुत्र
पुत्र जैसा ही हाहाकार मचा हुआ है। आज तक संवाददाता लगातार असम और बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये रिपोर्टिंग जान जोखिम में डालने वाली है, लेकिन हमारी कवरेज जारी है क्योंकि करोड़ों जिंदगियों का सवाल है। बेलगाम कोसी की विनाश लीला। तटबंधों को तोड़ने पर आमादा कोसी। गांव शहरों को बहा ले जाने वाली बाढ़। प्रचंड बाढ़ के बीच आज तक रिपोर्टर। बिहार में कोसी नदी किस तरीके से तबाही मचा रही है, इसकी तस्वीर दिखाने के लिए इस वक्त हम सहरसा जिले के महिषी प्रखंड में मौजूद हैं। बिहार में सिवान से सहरसा तक मोतिहारी से मधुबनी तक बिहार से जल प्रलय की एक एक तस्वीर। असम में उफनती नदी के बीच डूबे गांव में बचाव टीम के साथ डूबे इलाकों से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लो लाइन इलाकों में असम में कई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अपनी नाव भी नहीं है और तब उनके पास सहारा होता है इस तरह से बांस से बनाए हुए नाव से अपने गंतव्य तक पहुंचने का। तो आज तक पर आप बाढ़ से त्रस्त असम की बेहाली की कहानी भी देख सकते हैं। हमारे संवाददाता आशुतोष बरपेटा के बाद गोलाघाट के गांव तक पहुंचे और वहां से उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट दी। हमने वहां जिस तरह की मुश्किलें और दुश्वारियों को देखा, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में इस वक्त जिंदगी का संघर्ष कितना लंबा है। आपने देखी कैसे ब्रह्मपुत्र ने असम में मचाई तबाही। भारत में पूर्वोत्तर राज्य असम उन इलाकों में से एक है जहां बाढ़ हर साल आती है। बरपेटा में ये फिर भी थोड़ा सा ऊंचा इलाका है। आपने देखा कैसे गांव के गांव बाढ़ के पानी में डूबे। बरपेटा का ये चौधरी बाजार का इलाका, हम गांव के दूसरे हिस्से में जहां पर पहुंचे हैं, तबाही की यही तस्वीर यहां भी दिखाई पड़ती है। आपने देखा कैसे बाढ़ ने बेजुबान जानवरों को नहीं बख्शा। कई इलाके ऐसे हैं जहां इंसानों के साथ जंगली जानवर भी उसकी चपेट में आ गए। मैं इस समय काजीरंगा नेशनल पार्क में हूं, जहां पर कई सारे जानवर इस आपदा का शिकार हो गए। कई सारे ऐसे आज तक का ये सफर जारी है, बिना डरे बिना थके। आज तक संवाददाता आशुतोष असम के बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों का दर्द कैमरे में कैद कर रहे हैं। जिंदगी चलती रहेगी। आज उनकी मंजिल गोलाघाट का एक गांव है। एनडीआरएफ टीम के साथ वो एक गांव की तरफ रवाना होते हैं और हम इस समय एक रिलीफ ऑपरेशन में ही जा रहे हैं, जहां गांव में कई सारे आदिवासी जो अभी भी चले गए हैं। हालांकि पानी का स्तर कुछ कम हुआ है, लेकिन जैसे ही बरसात आती है पानी बढ़ने लगता है। ये गायत्री देवी हैं, आशा वर्कर हैं असम के स्वास्थ्य विभाग की। इनके साथ हम पास के गांव में जा रहे हैं और ये असम में हर साल तस्वीर होती है कि जहां पर अमूमन चल के जा सकता है, बाढ़ में वो सब कुछ बह जाता है या तो डूब जाता है। बाढ़ ने इस इलाके की पहचान मिटा दी है। यहाँ हर तरफ पानी का कब्जा है। हमारी कोशिश जैसे तैसे गांव तक पहुंचने की है।
लो लाइन इलाकों में असम में कई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अपनी नाव भी नहीं है और तब उनके पास सहारा होता है इस तरह से बांस से बनाए हुए नाव से अपने गंतव्य तक पहुंचने का या गांव में एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने का। जाहिर है ये जोखिम भरा भी है, लेकिन ये हर साल की कहानी है। हम गांव तक पहुंचे, वहां का नजारा सख्ते में डालने वाला था। घरों के नीचे पानी का बसेरा था। बाढ़ यहाँ की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। यहाँ की जिंदगी बाढ़ से ही तय होती है। हम आपको ये दिखाते हैं कि दरअसल बाढ़ग्रस्त जो इलाके हैं, लो लाइन इलाके में, वहाँ घर कैसे दिखते हैं। ये देखिए, ये जो ज़मीन है, फर्श है, इसे फर्श ही कह सकते हैं, बांस की है, जहाँ से पानी नीचे दिख रहा है और ये लगभग 7 से 8 फीट गहरा है। वो तब जब पानी का स्तर कम हुआ। घर के अंदर ले चलते हैं पुष्पलाल के। ये देखिए, ये जो दीवारें हैं ये सिर्फ बेंत और बांस की बनी हुई हैं और नीचे जो है ये हमेशा खतरा है क्योंकि ये कच्चा घर है, पानी है और पुष्पलाल और उनकी पत्नी, उनका पूरा परिवार यहाँ पर रहता है। जमा पूंजी के नाम पर इन घरों में क्या है, एक बार उसकी वानगी भी देखिए। इस कच्चे छत पर, छत के भीतर इसे रैक समझ लीजिए, जिस पर घर का काफ़ी सामान, जिसमें अनाज भी है, कपड़े भी हैं, बर्तन भी हैं, उन्हें रखा जाता है। अब इस गांव में मुट्ठी भर लोग बचे हैं। यहाँ वही हैं जिन्हें राहत केंद्रों में जगह नहीं मिली। जो रह गए उनकी जिंदगी कितनी दूभर हो गई है, ये हमने यहाँ पहुंचकर जाना। कितने दिन से आप यहाँ पे? पानी, हाँ, पानी तो 2 मास, 2 महीना हो गया। पीने का पानी है आपके पास? पीने के तो इतना नहीं है। नल दिखाइए चला के, कैसा आ रहा है पानी, एक बार चला के दिखाइए। पानी गंदा है, पीने लायक है पानी? पानी है। हाँ? पीने का पानी कहाँ से लाते हैं? यहाँ से वही पी लेते हैं पानी। और खाना? खाना स्कूल घर में ऊपर, बाहर दूर जाते हैं खाने के लिए। तो यहाँ इतना बाढ़ है तो यहाँ क्यों रह रहे हैं आप लोग? सामान, इसलिए सामान की। इस गांव से आगे भी गांव हैं, लेकिन हर गांव की यही कहानी है। गोलाघाट जिले के इस सुदूर गांव में ज्यादातर लोग घरों से जा चुके हैं, तटवर्ती किनारों पर जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कई सारे लोगों को हमने गांव में देखा है। पुष्पकमल उनमें से एक हैं। लेकिन यहाँ पर तबाही का मंजर कैसा, जरा वो भी एक देखिए। पीछे जो ट्रांसफार्मर है वो डूबा हुआ है, देवस्थान है वो डूबे हुए हैं, स्कूल, घर, गांव सब कुछ इस महाजलाशय में जलमग्न है। तबाही का ऐसा मंजर असम में हर साल होता है, लेकिन इस बार आपदा कुछ ज्यादा बड़ी थी क्योंकि बाढ़ का पानी ज्यादा दूर, ज्यादा अंदर तक आ गया था। ये तो असम की बाढ़ की तस्वीर थी। अब आपको बिहार की बाढ़ की तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ पर कोई राहत नहीं मिली है। करीब दर्जन भर जिले जल प्रलय के शिकार हैं, नदियां उफान पर हैं और सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। आज तक संवाददाता रोहित कुमार सहरसा के गांव पहुंचे तो वहां का हाल दिल दहलाने वाला था। पूरा इलाका बाढ़ के चंगुल में दिखाई दे रहा है। बहुत भयावह है। 2 दिन से जो है परेशान है लोग, खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता है। कब से ये हालात है आपके गांव में? ये कब से, लगभग 3 साल से हालात है। अभी जो है 10 रोज से। हर साल मतलब 3 साल से हमेशा ऐसा ही होता है। बिहार में बाढ़ की तबाही तमाम सीमाएं तोड़ रही है। क्या गांव, क्या शहर, घर द्वार, खेत खलिहान, बाढ़ ने सबको लील लिया। आज तक संवाददाता रोहित कुमार सहरसा के एक गांव पहुंचे तो कोसी की विभीषिका दिल दहलाने वाली दिखी। कोसी आप देख सकते हैं किस तरीके से हाहाकार मचा रही है। और ये जो गांव की मुख्य सड़क थी, जो अन्य पंचायतों को जोड़ती है, लाखों की आबादी को जोड़ती है, वो सड़क देख सकते हैं वो टूट चुका है। और उस सड़क पर अब कोसी का पानी जो है आपको साफ तौर पर यहाँ दिख सकता है। बिहार में कोसी कहर की कहानी फिर दोहरा रही है। नेपाल से 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद आधा दर्जन जिलों पर पूरी तरह डूब जाने का खतरा मंडरा रहा है। सैकड़ों गांव जलमग्न हैं।
सड़कें बह चुकी हैं। जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। आज तक संवाददाता रोहित कुमार सहरसा के इस दूर दराज इलाके पहुंचे तो जिंदगी का संघर्ष सामने आ गया। इस वक्त हम मुरली गांव में मौजूद हैं, जो कि सहरसा के महिषी प्रखंड में है। और आप देख सकते हैं यहाँ हम रामविलास सदा के घर पे मौजूद है। ये यहीं के एक रहने वाले हैं। इनके घर में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो कोसी का पानी वो भर चुका है। कमर भर पानी है, कहीं 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 घुटने भर तक पानी है। और इसी तरीके से जो है आप समझ सकते हैं, इसके घर में इतना पानी भर आता है तो फिर जिंदगी किस तरीके से जो है वो तैरने लगती है। लोग किस तरह बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे हैं, उसकी दर्द भरी झलक आप सहरसा के महिषी ब्लॉक में रामविलास के घर की हालत देखकर लगा सकते हैं। कुछ ऐसा ही हाल हजारों घरों का है। ये हालात एक हफ्ता से है, तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। ये मुख्य सड़क टूट चुका है और ये अभियंता की गलतियां थी, जहां पुल नहीं पड़ा। और लाखों आबादी है, कई पंचायतें हैं जो मैसी प्रखंड के मुख्य सड़क जो है वो जाती है इस गांव की तरफ। सारे गांव में तबाही है, बड़ी नाव नहीं है, डेंगी नाव से सारे लोग यहाँ से आर पार करके मुख्यालय को जाते हैं। पानी में डूब के निकला है, ना कोई व्यवस्था है। क्या करेंगे, पानी इतना बह रहा है, कहाँ जाएगा बदले। आज तक की ये यात्रा लगातार जारी है। हमारी टीम उन इलाकों तक गई जहां प्रशासन और राहत एजेंसियां भी जाने से कतराती हैं। हमारी कोशिश है उन लोगों की मुसीबतों को सामने लाना जिनका सब कुछ बाढ़ में डूब गया है। सहरसा से रोहित कुमार सिंह, आज तक।